वंदन है, अभिनंदन है। इस शिक्षा गोष्ठी के चिंतन में नूतन शिक्षा नीति भारत की संस्कृत संस्कृति के चिंतन में सर्वेभ्यो नमो नमः। यूजीसी एचआरडीसी सेंटर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस शॉर्टकट कोर्स के चतुर्थ दिवस के मंगल प्रारंभ पर आज मैं प्राध्यापक डॉक्टर टीएल श्रीमाली, संस्कृत विभाग, श्रीमती आर पटेल, महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, टॉपलैंड विद्या भवन राजकोट, महात्मा गांधी की शिक्षा स्थली राजकोट से आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस संगोष्ठी के अध्यक्ष यशस्वी कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर शिरीष जी कुलकर्णी महोदय, मुख्य उद्बोधक यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपबंधु जी मिश्र महोदय एवं सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह जी राठवा महोदय। साथ ही एचआरडीसी के निदेशक आदरणीय डॉक्टर जगदीश जी जोशी महोदय, संस्कृत मंगल गान हेतु उपस्थित डॉक्टर भैरवी दीक्षित भगिनी, इस समग्र आयोजन के सूत्रधार गुजरात विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के सन्निष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अतुल जी उनागर महोदय, डॉक्टर हेतलबेन पंड्या, डॉक्टर मयूरीबेन भाटिया एवं समग्र भारतवर्ष से इस संगोष्ठी में जुड़े हुए आप सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयक चिंतन का प्रारंभ हम आज महर्षि व्यास की मंगल स्तुति से करेंगे। तो आइए महर्षि व्यास की मंगल स्तुति करते हैं। हरि ओम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। हरिः ओम। महर्षि व्यास की मंगल स्तुति के बाद अब जिनकी सुमधुर कर्णप्रिय ध्वनि की इस संगोष्ठी में सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम 3 दिन से लगातार जिनकी कर्णप्रिय ध्वनि सुनते आ रहे हैं, आज चौथा मंगल दिवस है। ऐसी हमारी भगिनी डॉक्टर भैरवी दीक्षित जी को संस्कृत मंगल गान मधुराष्टक के गायन हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य चतुर्थदिने वयं सर्वेपि परमवैभव साधनाय वरमहो इति याचामहे। गीतमेतत् पुनः प्रस्तुतोमि। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। दिव्य संस्कृति रक्षणाय तत्परा भुवने भ्रमन्तः। लोके जागरणाय सीता संघटन मंत्रं जपन्तः। कृतिपरा लक्ष्यैकनिष्ठा भारतं सेवामहे।
मातरं वन्दामहे संस्कृतेर्विमुखं समाजं जीवनेन शिक्षयेम मनुकुलादर्शं वयं वै पालयित्वा दर्शयेम जीवनं संस्कृतहितार्थं यर्पितं मन्यामहे जीवनं संस्कृतहितार्थं यर्पितं मन्यामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे भारता सुदरासु भावनेयं हृदि निधाय वयं संस्कृतसैनिकाः सच्चिदानयजं विहाय परमवैभवसाधनाय वरमहो याचामहे परमवैभवसाधनाय वरमहो याचामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे मातरं वन्दामहे मातरं वन्दामहे धन्यवादः मातरम वंदामहे। भूरिश भूरिश धन्यवाद महोदया। साहित्य, संगीत और कला इस त्रिवेणी का संगम आप में समाविष्ट है। ये ईश्वर का दिया हुआ उपहार है जो हम सबको आपके माध्यम से पहुंच रहा है। सुमधुर संस्कृत गान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज की संगोष्ठी के मुख्य उद्बोधक हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको प्रणाम करते हुए परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गोप बंधु जी मिश्र महोदय, कुलपति श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात, प्रोफेसर संस्कृत विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं एक्स विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ संस्कृत सोरबोन नोवेल यूनिवर्सिटी पेरिस फ्रांस। वास्तव में आपका परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आपका कुल 21 पृष्ठों का बायोडेटा मेरे पास है। मैं प्रयत्न करता हूं बहुत अल्प समय में, समयाभाव के कारण संक्षिप्त में आपका परिचय सभी प्रतिभागियों, सभी श्रोताओं के सम्मुख रखने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं। 13 अक्टूबर 1959 में बिरुदा नयागढ़ उड़ीसा में जन्म लेकर आज आपने अपनी उत्तम प्रतिभा से न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर के संस्कृत विद्वानों में अपनी पहचान बनाई है। हम सभी के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आप वर्तमान में संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हैं। शिक्षा जगत की सर्वोच्च उपाधि डीलिट से आप अलंकृत हैं। शोध, मार्गदर्शन एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई पुस्तकें और कई शोध लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। विशेष करके स्पोकन संस्कृत कोर्स के आपने पेरिस फ्रांस में कई आयोजन किए हैं। भारत सहित विदेश में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए आपने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी, हमारे सभी के प्रेरक एवं परम आदरणीय यशस्वी कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर गोपबंधु जी मिश्र को नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आपके विचार रखने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर गोपबंधु जी मिश्र। सर्वेभ्यः सादरं नमांसि। एकवारं परीक्षणं करोमि। मम एतत् पावर पॉइंट दृश्यते पुरतः। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा दिखाई पड़ रहा है? जी 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 मैं पूछ रहा जी। हूँ। हाँ जी अच्छा। अत्र गुजरात विश्वविद्यालयस्य यूजीसी HRDC पक्षतः आयोजितायाम् अस्यां विशिष्टगोष्ठ्यां वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः तथा च तत्र संस्कृतम् इति विषयम् आश्रित्य या गोष्ठी समायोजिता अस्ति सप्ताहात्मिका चतुर्थे दिवसे अस्मिन्। अत्र अध्यक्षतां कुर्वाणः परमश्रद्धेयाः प्रोफेसर श्रीशत् कुलकर्णी महोदयाः, प्रमुख अपरे ये विशिष्टा वक्तारः ये परिचितेषु प्रोफेसर मयूरबेन भाटिया महोदयाः, डॉक्टर श्रीमाली महोदयाः, डॉक्टर अतुल महोदयाः, इदानीं यस्याः कंठतः अतीव मधुरध्वनिः अस्माभिः श्रुतः सा भैरवी महोदया, अपरे च विद्वांसः। किंच एतस्मिन् सत्रे दूरे दूरे स्थित्वापि शतशः ये जनाः संयुक्ताः सन्ति, ते सर्वेपि नमस्याः। सर्वेषां कृते हार्दम् अभिनन्दनं व्याहरामि। विषयः विषयः अस्ति किंचित् कदाचित् हिंदी भाषया अपि वक्तुं प्रयतिष्ये। विषयः अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः संस्कृतं च। बहुभिः विद्वद्भिः स्वस्व विचाराः प्रकटिताः। वयमपि किंचित् अग्रे चिन्तयितुं प्रयतिष्यामहे। तत्र आदौ पश्यामः इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन क्या है। आपके सामने अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसको हिंदी में इसका जो अर्थ है सरल भाषा में जो इसका अनुवाद है, इस शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। ये केवल उसका विजन जो उसके साक्षात अनुवाद मैंने बताया। संदर्भ है संस्कृत का। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण उसके सिद्धांत, इसके बहुत सारे सिद्धांत उसमें हैं। केवल मूलभूत सिद्धांत इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारे साथ संबद्ध है
उन्हीं बिंदुओं को मैंने यहाँ लिया है। पहला जो मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना। इसमें होलिस्टिक एजुकेशन, इसमें साइंसेस, सोशल साइंसेस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, ये मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड की कल्पना के साथ इस नई शिक्षा नीति का प्रणयन करना अभिष्ट है। दूसरा जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, जैसा मैंने बताया, और बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। तीसरा जो अधिक महत्वपूर्ण है, ए लाइट बट टाइट, अर्थात हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, जिसके साथ स्वायत्तता, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एंश्योर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसमें अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, और साथ साथ स्वायत्तता, सुशासन, सशक्तिकरण की बात इस नीति में कही गई है। इन तीन बिंदुओं पर आश्रित हमारी जो दृष्टि है संस्कृत के संदर्भ में, इसी विषय में हम अधिक चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसका 4.17 में व्यापक रूप से उल्लेख है। केवल उसी बिंदु को मैंने यहाँ संदर्भ में लेना चाहा कि जो संस्कृत के बारे में क्या कहा गया है। कहा है कि संस्कृत उसी प्रकार, संस्कृत साहित्य उसी प्रकार, संस्कृत भाषा उसी तरह से पढ़ाई जाएगी स्कूल लेवल में और हायर एजुकेशन में भी, और इसमें as an important enriching option for students, including as an option in the 3 language formula, त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत की का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है अधिक, ये कहते हैं कि इट विल थ्रू द यूज ऑफ संस्कृत नॉलेज सिस्टम, पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतवर्ष में संस्कृत नॉलेज सिस्टम, संस्कृत ज्ञान प्रणाली का साक्षात नाम उल्लेख पूर्वक इसमें कथन है, जिसमें इन पर्टिकुलर थ्रू फोनेटिक्स एंड बी टॉट इन वेज, दैट इज वेज, यहाँ मार्ग के बारे में बताया गया है, दैट आर इंटरेस्टिंग एंड एक्सपेरियंशियल as well as contemporarily relevant, सांदर्भिक हो, वर्तमान कालिक हो, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ इंक्लूडिंग प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत टेक्स्ट बुक्स आर द फाउंडेशनल एंड मिडिल संस्कृत स्कूल लेवल में भी रिटर्न। और इसके कहा कैसे लिखा जाएगा, तो उसका उल्लेख किया है, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत SSS, to teach Sanskrit through Sanskrit STS and make its study truly enjoyable, ये हमारे लिए ध्यातव्य विषय है। सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत के बारे में माननीय श्री एन गोपाल स्वामी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, विजन एंड रोड मैप फॉर 10 years फॉर संस्कृत स्टडीज, उसमें इसके लिए एक उपसमिति बनी थी। उसने रिपोर्ट दी कि सरल मानक संस्कृतम, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत का को अपनाना क्यों जरूरी है और कैसे अपनाया जाए, इसका व्यापक विचार विमर्श उसमें किया गया है। और उसमें हम आज इस संदर्भ में, और संस्कृत थ्रू संस्कृत, दोनों परस्पर बद्ध हैं, संस्कृतम संस्कृतेन श्रुतम इति द्विविध विषयः अस्माकं चर्चायाः विषयः। इदानीं सरल मानक संस्कृतम् इति किम्, तस्मिन् विषये पश्यामः। संस्कृत भाषा विषये अपख्यातिः अस्ति, अपप्रचार है कि संस्कृतं कठिनम्, एक प्रथमः विषयः, संस्कृतं कठिनम्। अपप्रचारः किमर्थं नाम, बहुषु वर्षेषु क्रमशः आङ्ग्लशासनकाले विशेषतः मैकाले शिक्षा पद्धतौ बारं उक्तं संस्कृतं कठिनम् इति उक्त्वा जनमानसे संस्कृतस्य काठिन्यमेव दर्शितम् इति एकः
एषः विषयः अस्माभिः ध्यातव्यः। द्वितीयं, संस्कृत भाषा के विषय में अवधारणा यह है कि जब हम प्रौढ़ संस्कृत प्रयोग करेंगे, कादम्बरी से ग्रंथों में बहुत कठिन समास और दीर्घ वाक्यों का उल्लेख करेंगे और अत्यंत यंगंत, यंगलुगंत और सन्नंत का प्रयोग करेंगे, तादृश प्रयोग करने वाले ही संस्कृत के का वस्तुतः प्रयोगता उत्तम प्रयोगता है और संस्कृत के गौरव के लिए है, ऐसी धारणा बनाई गई है। और दूसरी धारणा है कि ऐसा अलंकरणस्य कर्मकांडस्य च भाषा, केवलम केवलम वर्धापनस्य, किसी की प्रशंसा करनी हो और कहीं सभा समिति में मंगलाचरण करना हो तो उसके लिए यह भाषा उपयोगी है, ऐसी बात कही गई। और साथ साथ ये कर्मकांड की भाषा है, यह भी एक धारणा लोगों में दी गई। और तीसरी बात अवधारणा ये बनाई गई कि ये केवल विद्वज्जन मात्र ग्राह्या, केवल विद्वान ही इसका अध्ययन अध्यापन कर पाएंगे, सामान्य जनों के लिए नहीं है। यह अपख्याति और अवधारणा ये दोनों हमारे इस देश में इस संस्कृत के साथ साथ एक विडंबना जैसी जुट गई है। इसके लिए हम क्या करें? तीसरा जो बताया गया यहाँ, ऐसा अपख्याति ही ऐसा च भ्रांता अवधारणा निरंतर सरल संस्कृतस्य व्यवहारेण अपसारणीया। जब सरल संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा ही इस धारणा, अवधारणा, भ्रांत अवधारणा और अपख्याति को दूर कर सकते हैं। सरलम संस्कृतम इति किम? सरलम संस्कृतम नाम सामान्य, क्यों संस्कृत सरल कठिन क्यों कहा गया? संस्कृतम कठिनम कहने के पीछे तर्क क्या दिया गया और क्यों ऐसे धीरे धीरे माना गया? प्रथम कारण, सा सामान्य जन ही प्राप्यमाणा नास्ति। सामान्य जनों के व्यवहार से यह संस्कृत भाषा दूर हो गई और धीरे धीरे केवल कुछ ही मुष्टि में, कुछ ही विद्वानों के या कुछ संस्थाओं से, कुछ ही प्रयोगों के क्षेत्र में, साहित्य आदि पाठ के पाठन में, वेद पाठ में, इसमें ही सीमाबद्ध हो गई। एक। दूसरा, शिक्षण क्षेत्र में सरल संस्कृत का अभाव होने के कारण छात्रों में आत्मविश्वास का अभाव हुआ कि मैं भी बोल सकता हूं, मेरे गुरुजी तो बोल रहे हैं, उनके गुरुजी बोल रहे थे, उनके गुरुजी लिख रहे थे, उनके गुरुजी सूत्रों की रचना की थी, उनके गुरुजी चिंतन कर रहे थे उपनिषदों का, वेदों का, सूत्रों का। इस तरह से परंपरा से ह्रास युग में हम आ गए हैं, इसलिए मैं तो नहीं कर सकता हूं। ऐसा आत्मविश्वास का अभाव आ गया छात्रों में। परिणाम हम देख सकते हैं, कनिचन वर्षाणी, कतिपय वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन करने पर भी संस्कृत के द्वारा, संस्कृत के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति में छात्र असमर्थ हो जाते हैं। छात्रों का दोष नहीं है, जो सरल संस्कृत का अभाव दूर हो गया, इसीलिए ऐसा आत्मविश्वास की कमी हो गई। यह परिणाम हमारे सामने है। इसीलिए अतः सरल संस्कृतेन पाठ्यपुस्तकानि, पाठ्यपुस्तकों में भी कठिन प्रयोग के साथ और व्याकरण अनुवाद पद्धति से अनुवाद पढ़ कर प्रश्नोत्तर कर लेना, यह जो व्यवस्था बन गई उसके कारण से यह कठिन प्रतीयमान हो गया, वस्तुतः कठिन नहीं है। सरल संस्कृतेन बोधनम स्यात्। अब क्या करना चाहिए? सरल संस्कृत में पाठ्य पुस्तकों की रचना के साथ सरल संस्कृत में ही उसका बोधन कराना चाहिए। सरलम संस्कृतम, दो बातें हैं, मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूं इस पर ध्यान दें कि सरलम संस्कृतम न तो सरलीकृतम। सरलीकृत का अर्थ होता है जो कदाचित पूर्वम संस्कृतम कठिनम आसीत, कभी कठिन था, असरल को सरल बनाना। जैसे शुद्धिकरण, जो अशुद्ध को शुद्ध करना, शुद्धिकरण, स्पष्टीकरण, अस्पष्ट को स्पष्ट बनाना, स्पष्टीकरण, ये त्रि प्रत्यय दीर्घिकार लगता है। सरलीकरण, इसके दीर्घिकार का अर्थ है अभूत तद्भाव, जो नहीं था उसको करना, जो सरल नहीं था वो सरल बनाना, यह सरलीकृत है। हमारा कहना है कि सरलीकृतम न, पूर्व पहले संस्कृत कठिन थी, आज उसको प्रयत्न पूर्वक सरल बनाना, यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह भी हिंदी, गुजराती, तमिल आदि भाषा के समान यह भी मूलतः संस्कृत सरल है, केवल व्यवहार से दूर होने के कारण इसका सरल रूप की स्वीकृति कम हो गई, इसलिए
लोक प्रयोग से दूर होने के कारण हमें कठिन प्रतीयमान होता है। जो वस्तुतः कठिन है और कठिन लगना, ये दोनों बातें अलग अलग है। और कठिन है नहीं, फिर भी व्यवहार की कमी के कारण, तो जैसे मैं उदाहरण दूं, एक सज्जन उतरे, बोले कि मुझे इसमें सचिवालय ले चलो, और रिक्शा वाले ने खूब घुमाया और कहा कि सचिवालय कहाँ है? तो कहा कि अरे तुम सेक्रेटेरिएट जानते हो ना? क्या सेक्रेटेरिएट, यही तो है। तो कहा कि यही तो सचिवालय है ना। तब कह रहा आप तभी से अंग्रेजी में मुझे सचिवालय सचिवालय बोलते जा रहे हैं, आपको हिंदी में सेक्रेटेरिएट बोलना चाहिए था। अर्थात तो सचिवालय शब्द उसके लिए अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी का शब्द हो गया, और सेक्रेटेरिएट उसके लिए हिंदी जैसा हो गया। अर्थात व्यवहार से, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, व्यवहार से कोई अति निकट की, दूर की भाषा, विदेशी वैदेशिक भाषा, आज अंग्रेजी विदेशी भाषा होकर भी, मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं विदेशी भाषा होकर भी अपनी हो गई। अपनी भाषा जो सरल भाषा मूलतः है, उस व्यवहार से दूर होने के कारण, कारण अनेक हो सकते हैं, दूर होने के कारण कठिन प्रतीयमान है, कठिन नहीं है। और उसमें भी दूसरी बिंदु में देखें, अपरासंग भाषाणामिव, दूसरी भाषाओं के समान संस्कृत के भी दो पक्ष होते हैं। एक प्रौढ़ पक्ष होता है, एक सरल पक्ष होता है। गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, उड़िया हो, बंगला हो, मौखिक जो भाषित भाषा, लोक व्यवहार भाषा में बहुत सारी बातें वो नियम कानून के अंतर्गत सर्वथा व्यवहार्यमान होती नहीं है, फिर भी उसको हम भाषा का रूप देते हैं, उसे आत्मीयता का संपादन होता है, वह सरल रूप होता है। और एक प्रौढ़ रूप जो हम काव्यों में, शास्त्रों में, साहित्यों में देखते हैं, वो प्रौढ़ है। संस्कृत में भी ऐसा ही है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, अभिव्यक्ति का कौशल बढ़ाकर पहले संस्कृत का सरल संस्कृत है यही उपयोग करना चाहिए, सरलीकृत नहीं। जैसे सरलीकृत का उदाहरण हो सकता है, जैसे मैंने लिखा सिगरेटम पिबामी स्कूलम गच्छामी, स्कूल को स्कूलम बना दें और सिगरेट को सिगरेटा सिगरेटो सिगरेटा, स्कूला स्कूलो स्कूला, यह नहीं करना है। ये चित्त संस्कार दोष होने से संस्कृत तो अपने अपने स्वभाव से, अपने मूल रूप से विचिन्न हो जाएगी। ऐसी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करना है, वह सरलीकृत नहीं करना है। जो उसका सरल रूप है, सरलंग मानकम च रूपम तदेव अग्रसारणीयम, जो उसका सरल और मानक रूप है उसी को आगे ले चलना है, यही अभिप्राय होना चाहिए। मानकम संस्कृतम किम, सरल संस्कृत को, ये बात आई कि सरल संस्कृत को, जो प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग न करके जनमानस में गच्छति चलति हसति ब्रजति लिखति पठति, ये सरल संस्कृत में, जैसे हम हमारे सामने विकल्प आ जाए कि आपके सामने जल भी है, शब्द जल है, अंबु है, नीर है, पानी है, किलाल है, ये इस तरह से इतने वारी हैं, इतने शब्द आपके पास सामने आ जाएं, आप किसका प्रयोग करेंगे? जो लोक प्रचलित, ज्यादा अधिक से अधिक लोगों में ग्राह्य है, ऐसा शब्द जल है। जलं पिबामी, वारी पिबामी आप कह सकते हैं, अंबु पिबामी कह सकते हैं, लेकिन आप जलम पिबामी कहें, यही सरलता का द्योतक है। मानकम संस्कृतम किम, मानक संस्कृत किसको कहेंगे? मानकम संस्कृतम नाम पाणिनीय पद्धति से जो जिसकी सम्मति है उसी को हम मानक संस्कृत कहते हैं। अन्यथा क्या होता है, हम प्रयोग में देखते हैं कृपया, इसके स्थान पर कृपया लिखते हैं, लिखा जाता है। यह पाणिनीय सम्मत नहीं है, इसलिए यह मानक नहीं है। सरल तो है, कृपया लगने में, देखने में, सुनने में बहुत लगता है कि संस्कृत जैसी है या संस्कृत होगी ही, लेकिन वह पाणिनि सम्मत न होने के कारण, और कृपा शब्द की तृतीया एक वचन का कृपया होना चाहिए, इसलिए कृपया को हम सरल होने पर भी मानक संस्कृत नहीं होने के कारण प्रयोग नहीं करेंगे। आशीर्वाद को आशीर्वाद लिखते हैं, कदाचित भ्रमवशात श्रृंगार में एक और रिकार देते हैं, स्र में रिकार देते हैं। इस तरह की लौकिक स्थानीय भाषा या व्यवहार में उच्चारण के दोष आदि के कारण कई प्रकार के प्रभाव आ जाते हैं। उनमें जो पाणिनीय पद्धति से सम्मत है उसी को हम मानक संस्कृत कहते हैं। जैसे षष्ठ को षष्ठम ऐसा कहना, सप्तम, पंचम और सप्तम के बीच में आने के कारण षष्ठ को भी षष्ठम कक्षा में पढ़ते हैं। यह षष्ठ कक्षा है, षष्ठम नहीं है, ये अपपाठ है। ये अपपाठ क्यों? क्योंकि इसकी मानकता नहीं है, पाणिनीय सम्मति इसमें नहीं है। इसलिए सरलम भी करेंगे, सिंपल स्टैंडर्ड,
संस्कृत, दोनों संस्कृत के दो एडजेक्टिव हैं, सिंपल एंड स्टैंडर्ड। सिंपल संस्कृत एंड स्टैंडर्ड संस्कृत। स्टैंडर्ड संस्कृत सर्टिफाइड बाय पाणिनि, पाणिनियन सिस्टम ऑफ ग्रामर। और सरलम, जैसा कि हम बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाकर जो जहां ब्रति अटति के स्थान पर हम गच्छति कह सकते हैं, गच्छति अत्यंत ग्राह्य शब्द है, जैसे जल का उदाहरण दिया उसी प्रकार से। मानकम संस्कृतम यथाशक्ति, मानक संस्कृत से लाभ क्या है, जब वह ऐसा प्रयोग करेंगे अखिल भारत स्तरे, भारत स्तर की क्या बात है, विश्व में कहीं जाते हैं उसकी समानता, उसकी एक रूपता, उसी एक रूपता उसके स्वभाव में होने के कारण अवगमन योग्यता उसमें बन जाती है और उसी का पालक हो जाता है मानक संस्कृत जब हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि कहीं भी राम गच्छति, राम हसति, राम लिखति, बालक अगच्छति, ये प्रयोग करते हैं, विश्व में एक रूपता के कारण, वो मानकता के कारण वह सभी जगह ग्राह्य होने लगता है। इसकी ग्राह्यता भी उसकी मानकता पर निर्भर करती है, इसलिए मानकता का त्याग हम नहीं करेंगे। जैसे मानक संस्कृत में प्रादेशिक भाषा का अनपेक्षित प्रभाव आने लगता है, जैसे बाजारीकरणम, जैसे अभी हमने सरलीकरण की बात हमने की, सरल शब्द से ची प्रत्यय जोड़कर सरलीकरण, शुद्धिकरण, स्थिरीकरण, स्पष्टीकरण ऐसा करते हैं, उसका प्रभाव आ गया बाजार को, बाजारीकरण। अब बाजारीकरण, वैश्वीकरण तो ठीक था, लेकिन बाजारीकरण, बाजार शब्द संस्कृत का नहीं है। बाजारीकरण, सौंदर्यीकरणम, उस सुंदर असुंदर को सुंदर बनाना, सुंदरीकरण होना चाहिए। अर्थात जो मान्यता इसमें नहीं है, मानकता नहीं है, उसके प्रति हम सावधान हो और मानकम संस्कृतम भी हो। सरल मानक संस्कृत के कुछ अंश बहुत थोड़े से ही शब्दों में, थोड़े समय में इनको मैं बोलना चाहता हूं कि सरल मानक संस्कृत को क्या क्या अंश हम देख सकते हैं। जैसे अकारांत शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, बालक, वृक्ष, अध्यापक, छात्र, विद्यालय, ग्राम, ये अकारांत अ, वृक्ष, बालक, विद्यालय, अध्यापक, अंत में अ रहेगा तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। एक बालक को जानते हैं तो अनंत अकारांत शब्दों का रूप हम कर पाते हैं, जैसे फलम, फलम, जलम, तत्वम, तथ्यम, दर्शनम, ये वातायनम, एक तरह से अकारा, फल, अकारा, अकार अंत में हो तो सुविधाजनक होती है बात। लेखनी, जननी, नदी, तटी, इस तरह से दीर्घीकरण स्त्रीलिंग में हो। अन्यथा अगर मुनि शब्द आ गए तो क्या करेंगे, तो मुनि वरह, उसको वर जोड़कर अकारांत बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। वक्ष शब्द व्यंजनांत है, क्या करेंगे, तो वक्षस्थलम कर देंगे, वक्षस्थल हो जाए तो अकारांत हो जाएगा। महाराज, राजन शब्द नकारांत है, व्यंजनांत है, तो क्या करेंगे, महाराज कर देंगे, अकारांत हो जाएगा। ये पाणिनि में, ये संस्कृत में ऐसा उपाय है जिसके लिए हम सरल प्रयोग करने के लिए हम उसको व्यवहार में उसके नियमानुसार उसको व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा उपाय, दूसरा प्रसंग, कई छोटे कुछ उदाहरण को हमने दिया, पर्याय शब्दों को देखें। जैसे आपके सामने हाथी के लिए कई शब्द आते हैं, हस्तिन है, करिन है, दंतिन है, ये सब व्यंजनांत हैं। उसके स्थान पर हम गजह, हस्ती चलती, हस्ती करने से क्या होगा, नकारांत शब्दों का रूप थोड़ा कठिन है तो उसको हटाकर हम गजह कहेंगे तो अकारण मिल जाएगा, गजह चलती ऐसा कहेंगे। उस प्रकार से मेघ के लिए जलमुख, जलदह, अम्बुभृत, वारिभृत, अनेक शब्द आते हैं, हम मेघ कहेंगे, अकारांत है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों का भंडार है संस्कृत में, लाखों शब्दों का भंडार है। उसमें जो सरल संस्कृत है उसका हम प्रथम स्तर में, प्रगत स्तर में जो भी अध्ययन करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनको तो ये शब्दों का सामना कर समझना होगा, लेकिन प्रथम स्तर में ऐसा कर सकते हैं। जैसे तीसरा युष्मत् अर्थ में भवत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि त्वं गच्छसि, उसमें क्या होगा, भवत कर देने से हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करके कर सकते हैं। हम ही नहीं करते हैं, महाकवि कालिदास ने रघुवंश में प्रयोग करके दिखाया, इसका हमने यहाँ कोट किया है, सत्वं निवर्तस्व निविहाय लज्जां गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति। एक जगह त्वम कहते हैं, सह त्वम, दूसरी जगह उसी श्लोक में भवान कहते हैं, अर्थात त्वम के स्थान पर भवान का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो सेकेंड पर्सन है वो यू, आप, तुम, इसके लिए हम तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करके हम प्रथम पुरुष का, थर्ड पर्सन इन इंग्लिश अब और संस्कृत में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके हम इसको एक फॉर्म, अगर कम लेस, कथन का अभिप्राय है लेस यूसेजेस मोर यूजेस, हम व्यवहारों को ज्यादा महत्व देकर यूसेज का, नियम कानून ज्यादा,
एक एक कितने कितने शब्द का रूप, धातु का रूप इतना कम करके हम मिनिमाइज वे में मिनिमम यूसेजेस मैक्सिमम यूजेस ऐसा कर सकते हैं। विभक्ति प्रयोग में सरलता ले आए, पंचमी विभक्ति ग्रामात् शालायाः इति अलग अलग भिन्न रूप छोड़कर तः का प्रयोग करके ग्रामतः गांव से, शालातः शाला से, नदीतः नदी से ऐसा कर सकते हैं। भूतकाल में कृदंत प्रयोग कर सकते हैं, पठितवान पठितवती करके हम अपठत लंग लंग लकार को थोड़ा पार्श्व में रख सकते हैं। चित्त कुछ ही चुने हुए धातुओं का प्रयोग करेंगे जिसको हमारे अत्यंत जीवन में प्रचलित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, प्रयोग में आते हैं। खादती, चलती, बसती, लिखती, आनयती, नयती, पश्यती एवं इस तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ सरल मानक संस्कृत का मैंने कुछ अंशों को बताया। तो उसका क्रियान्वयन कैसे करें, कहाँ कहाँ कैसे शुरुआत कहाँ से करें, सरल मानक संस्कृत का क्रियान्वयन करने के उपाय, स्थल और व्यक्ति और साधन कैसे उपाय करेंगे, जैसे कतिपय बिंदुओं को हमने दर्शाने का प्रयास किया। संस्कृतेन ये सारे जो हैं सरल मानक संस्कृत के माध्यम से अपनाने के लिए माननीय एन गोपाल स्वामी जी की कमेटी के द्वारा निश्चित जो समिति है, उस समिति के द्वारा भारत सरकार के पास दिया गया। भारत सरकार ने इसको रेकमेंड किया कि सरल मानक संस्कृत का प्रयोग करके शिक्षण क्षेत्र में, शिक्षण क्रिया में लाया जाए निष्ठापूर्वक। निष्ठा शिक्षक अगर बद्ध परिकर हो जाए कि मैं संस्कृत का शिक्षक हूँ, संस्कृतेन पाठनीयम, सरल संस्कृतेन पाठनीयम, सरल मानक संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः, तर्हि सर्वासां समस्यानां समाधानं भविष्यति। निष्ठापूर्वकम करना कैसे, निष्ठापूर्वक निरंतरतया, एक पाठ पढ़ा लिया, एक विषय पढ़ा लिया आज और इतना हो गया तो पर्याप्त है, ऐसा न करके निरंतरता के साथ और सर्वांतर भावेन सभी विषयों को, भूगोल हो, इतिहास हो, गणित हो, सभी विषयों को संस्कृत के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने का उपाय किया जाए। सरलतया, निष्ठा, नैरंतर्य, सर्वांतर भाव और सरलता, ये चार विधियों के द्वारा अगर संस्कृत के का प्रयोग किया जाए तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संस्कृत का महत्व दिया गया है, हम सभी देखते हैं कि बहुत संस्कृत आदि से अंत तक सर्वत्र संस्कृत और संस्कृति भारतीय दर्शन को अत्यंत महत्व दिया गया है। उसका हम सही और अधिक से अधिक लाभप्रद उपाय प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, प्रशिक्षण में जब शिक्षक प्रशिक्षण करते हैं उसमें हम संस्कृत का प्रयोग करें, सरल मानक संस्कृत का। प्रशासन क्षेत्रे कुत्रचित् आदेशः भवति आगच्छतु अथवा स्वीकृतम अस्वीकृतम किमर्थम, प्रशासन क्षेत्र में संस्कृत का प्रयोग करें। जो अभी उत्तराखंड सरकार ने दूसरी भाषा राजभाषा के रूप में प्रयोग करके उन्होंने प्रशासन के आदेश को संस्कृत में भी हिंदी के साथ संस्कृत में देने का किया, और उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है। सरकारी आदेश को संस्कृत के हिंदी के साथ संस्कृत में एक पैरेलल संस्कृत के का प्रयोग करके शुरू किया। मनोरंजन के क्षेत्र में, संगीत में, प्रयोग में, संपर्क में कहीं संपर्क करेंगे, दूरभाषा करेंगे, हेलो हरि हेलो इसके स्थान पर हरि ओम कथमस्ति कुत्र अस्ति, संपर्क माध्यमेन संस्कृतस्य सरल संस्कृत प्रयोगः। इसका उद्देश्य यही है कि लोक व्यवहार में, लोक जीवन में संस्कृत भी इतर और भाषाओं के समान और प्रांतीय और आधुनिक भारतीय भाषाओं के समान स्तर से व्यवहार योग्य हैं, ये ग्राह्य हैं, ये सर्वोपकारी हैं, सर्वजन समावेशी हैं और सभी के लिए सुकर हैं, सरल हैं। यह बोध पैदा करना, यही बोध हट जाने के कारण हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञान में सूचना, तरह तरह की सूचना देने में, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें कहीं सरल संस्कृत का प्रयोग करें, कहीं नहीं होती है। सारी भाषाएं तो अपने अपने प्रांतीय क्षेत्रानुसार उनका प्रयोग तो हो जाता है, हिंदी का प्रयोग हो जाता है। संस्कृत का माध्यम के रूप में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का व्यवहार अतीब अल्प है, न के बराबर है। परिणाम है हम केवल कोर्सेस ऑफ स्टडी, केवल डिग्रीज के साथ उसको जोड़कर देखते हैं, इसलिए उसकी व्याप्ति घट जाती है। इसको हम फिर से रिवाइव करने के लिए सरल मानक संस्कृत का प्रयोग करें। इतर भाषा संस्कृतों पर अनुवाद करें। अनुवाद अनेक ग्रंथ हैं अपने भारतीय भाषाओं से अथवा इतर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी इस भाषा से अनुवाद करें। अनुवाद के माध्यम से हमारे इस सरल संस्कृत का प्रयोग, अनुवाद करते समय सरल संस्कृत का प्रयोग करें, यह भी ध्यातव्य है। और संस्कृत में समकालीन साहित्य का निर्माण करें, निर्माण हो रहा है, निर्माण करें सरल संस्कृत का। कथन है साहित्य की रचना करें लेकिन सरल मानक संस्कृत से करें, ताकि अधिक से अधिक लोक ग्राह्य
लोग संवेद्य हो जाएं। शब्द निर्माण करें, जैसे अर्जी की अध्यक्ष से कॉइनिंग न्यू वर्ड्स, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए 2-3 उदाहरण ने दिया। उत्तोलिनी, उत्तोलिनी लिफ्ट, हम जो लिफ्ट का प्रयोग करते हैं उसके लिए क्या करेंगे, उत्तोलिनी। संस्कृत शुद्ध, यह मानक संस्कृत है, सरल भी है मानक भी है। अनुवैद्या, नर्स, पीछे वैद्य के साथ रहती हैं, चिकित्सक के साथ रहती हैं, अनुवैद्या। विमान वाला, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, विमान वाला, 2 शब्दों को जोड़ दिया। संस्कृत के जो क्षमता है, जो उपाय है, जो मार्ग है, उसको अपनाकर एक नया बनाया। इतने कई अनंत शब्दों को हम नया कॉइनिंग न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को बना सकते हैं। तंत्र ज्ञान की, जब हम कोई इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और उसमें कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उसमें तरह तरह के ऐप्स का प्रयोग करते हैं, उसमें नए नए को विकसित करें। जालपुट, जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसमें, उसके प्रयोग में करें। ये कुछ सरल मानक संस्कृत के क्रियान्वयन के विषय है। अब मैं दूसरे, ये सरल मानक संस्कृत की आवश्यकता और उसके क्रियान्वयन का उपाय, इसके बारे में आप भी सभी विद्वान हैं, आप सभी इस पे से चिंतन करते ही हैं। मैं केवल कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखकर अब दूसरे बिंदुओं को संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। यह भी भारतीय शिक्षा नीति में, नवीन शिक्षा नीति में यह बात उल्लेखित है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, ये क्या कैसे करें, क्या करें। अभी आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रणयन के साथ जो अपना उद्बोधन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था हम क्या पढ़ें क्या करें। यहाँ अभी तक जो शिक्षा नीति बनती थी उसमें क्या पढ़ें, इस पर जोर था। अब कैसे पढ़ें, इस पर इस शिक्षा नीति में हम अधिक जोर देना चाहते हैं। कैसे पढ़ें, कथम पठामः। तो कथम पर मैं थोड़ा सा आलोकपात करना चाहूंगा। कथम में कि इसमें ये कहते हैं कि जो टीचिंग ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इसमें संस्कृत भी है, विल बी एनहांस थ्रू इनोवेटिव एंड एक्सपेरियंशियल मेथड्स। उसमें जो तरह सिंप्लीफिकेशन है, वीविंग ऑफ इन द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, फिल्म्स हैं, थिएटर है, स्टोरी टेलिंग है, पोएट्री। अभी हम लोगों ने कितनी सरलता से एक गीत सुना और संस्कृत की इसमें स्तुति प्रशंसा भी थी और मधुरता भी थी। साथ साथ मधुरता के साथ म्यूजिक है, ड्राइंग कनेक्शंस विद वेरियस रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। आजकल का जो विषय है, जो छात्र जाते हैं, जहाँ समाज में चलते हैं, इस विषय में सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। उसी आधार पर the teaching of languages will also be based on experiential learning pedagogy। ये जो हम केवल शास्त्र की चर्चा करते हैं उससे एक अलग होकर जो जीवन यात्रा में जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग उसको हम करें। इसलिए हमारा दूसरा पक्ष है कि आकर्षकम रोचकम त पाठनम। पाठन जो पढ़ना है, टीचिंग है, लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग, ये रोचक हो, आकर्षक हो। क्यों? जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी, जैसी देवता ऐसी पूजा। जैसे गणेश को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, तो हम लड्डू की पूजा लड्डू चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को बिल्वपत्र पसंद है, उनको ऐसे करते हैं। तो अलग अलग देवता की अलग अलग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसकी अपेक्षा वो जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा देवता है, देव है, उनको क्या पसंद है उसी को हम ध्यान में रखते हैं। इसलिए उनको उसी तत्त विषयों की प्रस्तुति, उनके लिए रुचिकर विषय को प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार पाठक जो है, अध्येता है, वो भी हमारे देवता है। उनकी क्या किसी विषय में प्रीति है, किसमें आग्रह दर्शाते, उत्साह कहाँ है, उनकी ग्राहक शक्ति कितनी है, उसी पर हम पाठन का आधार हमारा होना चाहिए। ऐसा क्योंकि ये हम केवल अपना जानते हैं, हम विद्वान हैं, बहुत कुछ हमने शास्त्र पढ़ा है, सब कुछ शास्त्र उसको देना चाहेंगे, लेकिन उसमें आप जानते ही हैं कि पंचतंत्र की कथा इसी से शुरुआत हुई कि उन चार जो राजपुत्र थे उनको पढ़ने लिखने शास्त्रों से कोई अर्थ नहीं था, तात्पर्य नहीं था, कुछ इच्छा नहीं थी। तो फिर उन्होंने उसमें विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा कि इसमें कुछ करिए। तो उन्होंने अलग से कथा कहानी सुनाने के क्रम में सारे विषयों को उन्होंने बताया। कथा केवल कथाएं तो कथाओं के माध्यम से प्रीति उत्पादन करके, आत्मीयता संपादन करके उन्होंने बताया।
ये उत्साह जो है ये आवश्यक है, ये आकर्षकता आवश्यक है। क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षण केवल हम संस्कृत भाषा शिक्षण की चर्चा कर रहे हैं अभी। संस्कृत भाषा, संस्कृत वाङ्मय में बहुत कुछ है उसका, उसमें बहुत विचारणीय चर्चनीय है, शोध संशोधन के क्षेत्र हैं, वह तो अपने क्षेत्र में है और कर भी रहे हैं, होना चाहिए। आज की चर्चा इसी पर केंद्रित है कि हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें और किस प्रकार प्रयोग करते समय हम कैसा उपाय अपनाएं, कैसे उसको आकर्षक बनाएं, क्यों उसको रोचक बनाएं और कैसे बनाएं। क्योंकि भाषा शिक्षण के 4 स्तर होते हैं, आप जानते हैं कि ये श्रवणम, भाषणम, यही क्रम है। श्रवण, एक बच्चा जो भाषा सीखता है, कोई भी मातृभाषा कोई भी भाषा सीखता हो बच्चा, पहले सुनता है तब धीरे धीरे बोलने लगता है, बिना व्याकरण अनुवाद। कोई बच्चा व्याकरण का अनुवाद के माध्यम से अपनी भाषा, जो भाषा बोलता है, जानता है, सीखता है, वो व्याकरण को पहले नहीं लाता, व्याकरण बाद में आता है। व्याकरण का अर्थ भी है शब्दानुशासनम, शब्दों को अनुशासित करना, शब्दों को प्रोड्यूस नहीं करना है, शब्द बनाना नहीं है। अब हम सोचते हैं संस्कृत हमको शब्द बनाकर दे दें, उसको हम प्रयोग करें, यह उल्टी धारणा है। संस्कृत भाषा जो व्याकरण है उसको नियमित अनुशासित, यह सही है। जैसे हमने मानकता, यह मानक है, यह अमानक है, इसमें मानकता है, इतना ही केवल भेद करने वाला काम, भेद करने का काम व्याकरण करता है। श्रवणम तथा भाषणम, पठनम तथा लेखनम, अंतिम में। अब कठिनाई क्या है, इस समय बिना कोई विषय को, भाषा को जाने, न बोले न पढ़े, सीधा दुष्यंत का चरित्र चित्रण करो तो दुष्यंत से चरित्र चित्रण करने लगता है, लिखने लगता है, छात्र उसमें डिग्री ले लेता है और उसमें उद्योग भी इसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से उल्टा हो गया, पहले वो लिख लेता है, बाद में थोड़ा बहुत कोई पढ़ता है आवश्यकता अनुसार, अर्थात चुने हुए, अगर गत वर्ष ये 4-5 श्लोक आ गए तो उनको छोड़ देता है, पूरा ग्रंथ पढ़ते नहीं है। फिर भाषण तो कभी करते नहीं है। और कदापि श्रवणम तो नास्ति एव, कुत्र श्रवणस्य क्षेत्रमेव नास्ति, अवसरमेव नास्ति। किंतु भाषा शिक्षणस्य, भाषाविदः वदन्ति, भाषा वैज्ञानिकाः वदन्ति, भाषा शिक्षणस्य एषः क्रमः, आदौ श्रवणं, श्रवणं 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 श्रुत्वा 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 श्रवण संस्कारः भवति, ततः स्वतः एव भाषणं भवति, मुखात् भाषा निर्गच्छति। भवतु संस्कृतं, भवतु फ्रेंच, जर्मनी, चाइनीज, जापानीज, किमपि श्रुत्वा 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 बारंबारं, फ्रेंच भाषा अपि कठिना भाषा, किंतु बारंबारं श्रुत्वा अपि तत् क्रमशः शब्दाः आगच्छन्ति, प्रयोगाः आगच्छन्ति। अतः श्रवणम् आदौ स्यात् संस्कृतस्य कृते, बारंबारम् उच्चारयामः, वदामः, लिखति बसति, कदाचित् तत्र विदेशेषु संस्कृत पाठस्य प्रसंगे अनुभवः अपि प्राप्तः इति बारंबारम् उच्चारयामः। किमस्ति एषः वृक्षः, एतत् फलं 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 फलं, एतत् फलं, तत् किं, तत् फलं, एतत् किं, एतत्, बारंबारं बारंबारं वदामः चेत् तस्य हो फलम्। अनुवादं न कुर्मः, फल का अर्थ फ्रूट है, रामः गच्छति, राम इज गोइंग, नो नथिंग, तथा अनुवादं कृत्वा अनुवाद कारणेन संस्कृतं दुर्बलं जातम्। अतः केवलं श्रुत्वा श्रुत्वा, रामः गच्छति, राम, सः पठति, अहं पठामि, सः हसति, लिखति, लिखितवान्, पठितवान्, एवं कृत्वा कृत्वा श्रवण संस्कार माध्यमेन भाषणस्य मुख उद्घाटनम्। मुखम् उद्घाट्यते चेत्, मुखम् उद्घाटितं, किमर्थम् उद्घाटितं नाम, श्रुत्वा श्रुत्वा स्वतः प्रवृत्ति भवति, सुनकर उसको प्रवृत्ति हो जाती है, मैं भी बोलूं, मैं भी बोल सकता हूँ, उसमें उत्साह आता है, विश्वास पैदा होता है। विश्वास लाना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में। क्योंकि जब तक वह ये उसको अनुभव नहीं होगा कि मैं भी बोल सकता हूँ, यह भी सरल है, यह भी इतर और भाषाओं के समान है, वो फिर उसको दूर से देखेगा, केवल हाँ ठीक है ये तो बोलेंगे, ये बड़े पंडित है, विद्वान है, ये नहीं के लिए है, मुझे तो नहीं, मुझसे नहीं होगा। यही कदाचित ऐसे ही कुछ कारण हो गए। इसलिए श्रवणम, भाषणम तथा पठनम, उसके बाद केवलम अनुवादम अदृष्ट्वा, अनुवाद बिना देखे हुए, यह जब तक अनुवाद के साथ सहारे चलें। कभी कभी कोई अंग्रेजी अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी बहुत पढ़ा लिखा नहीं भी हो, अंग्रेजी अखबार पढ़ लेता है, और कभी कभी कोई शब्द समझ में नहीं आता है, कोई क्लॉज नहीं आता समझ में, कोई वाक्य नहीं समझ में आता है, तो किससे पूछ लेता है, थोड़ा डिक्शनरी देख लेता है, कभी कभी व्याकरण की बात कर लेता है। अतः प्रकार से
श्रवणम, भाषणम, पठनम तथा लेखनम, उसके बाद लेखन हो तो लेखन में परिष्कार भी आएगा। यह जो क्रम है इसी को अपनाना आवश्यक है। तो आकर्षकम रोचकम पाठनम कथम भवेत् तर्हि तदर्थम केचन एते उपायाः अस्माभिः अवलम्बनीयाः। शिक्षण प्रसंगे भाषायाः रोचकता जनन प्रसंगे तत्र गीतं भवेत्, तथा इदं गीतम् अस्माभिः श्रुतं दैनन्दिन जीवनेन सह सम्बद्धं। गीत कोई बहुत दार्शनिक और दर्शन संबद्ध विषय ना होकर, जैसे मम माता देवता, इस तरह से ये जो कंसेप्ट है, हमारी अवधारणाएं हैं, मातृदेवो भव, ये इन विषयों को हम संस्कार के साथ, संस्कृत के माध्यम से संस्कार को रखते हुए हम उनको भाषा शिक्षण का माध्यम बनाएं। गीत ऐसा हो, अहं प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं क्या क्या करता हूँ, बालकः किं करोति, प्रातः उत्तिष्ठति, जलं पिबति, पुनः विद्यालयं गच्छति, पुनः भोजनं करोति, माता पितरौ प्रणमति, गुरुं प्रणमति, नमति। ये दिनचर्या के साथ साथ उसके गीत के माध्यम से, सरल प्रयोग के माध्यम से उसमें संस्कार भी ला सकते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षकता भी है। दो कारण है, दो उपाय है, इसमें ज्ञान की उपलब्धि भी है और आनंद भी है। आनंद रहित अगर ज्ञान का प्रयास करते हैं, जो कि प्रायः दिखाई पड़ता है, उसमें न ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें इसमें आसक्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है आनंद के। इसलिए प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्य, प्रसाद होना चाहिए। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता के साथ जो अध्ययन करते हैं वो उसको अंतःकरण में उतारते हैं, उसी को अपनाते हैं। भविष्य में ऐसे छात्रों को तैयार करना चाहिए। दूसरा, लघु कथा, छोटी छोटी कथाएं सुनाएं। हम जानते हैं और भाषाओं में ये कथाएं हैं, उसको संस्कृत में चतुरः काकः, बहुत सारी कथाएं अनंत हैं, और बल्कि संस्कृत से ही बहुत सारी कथाएं, कथा सरित सागर कथाओं का प्रभाव चला है। फिर संस्कृत में उसको सरल भाषा में, पंचतंत्र में भी कहें तो पंचतंत्र भी की कथा को सरल मानक संस्कृत में कन्वर्ट करके लघु लघु छोटे छोटे वाक्य, कम से कम संधि का प्रयोग करके, संधि के द्वारा, संधि संस्कृत की शोभा है, फिर भी प्रथम स्तर में कम से कम संधि हो, सरल संधि हो। जैसे सरल संधि में क्या कहते, तथापि, यद्यपि, यह भी संधि है, किंतु वह सरल संधि है। किंतु अत्यंत क्लिष्ट संधि होने पर संधि विच्छेद करने में ही शक्ति चली जाती है, इसलिए उसका लघु कथा के साथ उसका सरल संस्कृत का प्रयोग करें। सुभाषितों का प्रयोग करें। सुभाषितों का इतना महत्व है, अभी संस्कृत भारती और IIT रुड़की के संयुक्त तत्वावधान में सुभाषितम संस्कृतम एक अभ्यास कराया गया ऑनलाइन। हजारों की संख्या में प्रतिभागी थे और उन्होंने बड़े उत्साह से लिया। सुभाषित की भाषा, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, कितना सरल है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानां, इसमें दो शब्द हैं, ये चरितानां वसुधा एव कुटुंबकम। इस तरह से सुभाषितों को उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जीवन में अत्यंत उपयोगी, साथ साथ संस्कृत भाषा का प्रयोग, दोनों सरल मानक संस्कृत का प्रयोग भी और उपयोगिता भी, इस प्रकार से दोनों का जब हम डबल बेनिफिट उसको दिखाते हैं तो उसमें आग्रह बढ़ता है। और साथ साथ गीता आदि प्रसिद्ध ग्रंथों से भी लेते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते आदि बहुत सारे प्रसंग हैं। गीता सबके लिए बहुत आदर का ग्रंथ है, उससे ऐसे ग्रंथों से उदाहरण लेते हैं। उसमें कहते हैं देखो ये विषय भी है, ज्ञातव्य विषय भी है, साथ साथ भाषा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। भाषा केवल भाषा संवाहिका मात्र नहीं है। संस्कृत भाषा केवल ज्ञान संवाहिका नहीं है, अपने आप में वो संस्कृत देव भाषा, क्योंकि उसको बोलने वाले उनके भीतर कहीं ना कहीं देवत्व का अनुभव और उत्तमता का अनुभव होता है, ऐसा अध्ययनों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसलिए एक तो विषयों के संभाग के रूप में, दूसरा उस स्वयं अपने आप में संस्कृत भाषा देव भाषा के रूप में कथित, अर्थात उसके साथ ओम का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सुभाषितों को करते हैं, अपने भीतर एक संस्कार को देने वाली एक उत्तम संस्कार, उत्तम भावना, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः संस्कृत में है, सहना भवतु संस्कृत में है, असतो मा सद्गमय संस्कृत में है, सत्यम वद धर्मं चर आचार्य देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसमें थोड़ा डिफरेंस में सत्यं वद, उसमें बोलो सच बोलो,
बोलने पर जोर दिया गया। धर्मम चर, जब धर्म पर आए फिर धर्मम बोधा नहीं, धर्म बोलो नहीं, धर्मम चर, आचरण की बात आई। सत्य को उसके संदर्भ में के साथ बोलना चाहिए। धर्म के बारे में बात आई, धर्म का आचरण करना चाहिए। केवल बोलने पर, भाषण देने से नहीं धर्म का आचरण, धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। और तीसरे में जो चले, आचार्य देवो भव, ऐसे बन जाओ जिसमें तुम्हारी भावना के साथ आचार्य, माता, पिता ये सब देवता के रूप में खड़े हो जाएं, हो ऐसा हो जाओ। भव, उसमें तीसरी धातु आती है। सत्यं पद में वद धातु, धर्म चर में चर धातु, मातृदेव भव में भू धातु। तीन धातुओं का अलग अलग प्रयोग करके ये छोटे छोटे वाक्यों में लघु लघु, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय मत छोड़ना, प्रजातंत्रु मां व्यवच्छेत्सिः, प्रजाओं का जो ये क्रम से चला रहा है परंपरा से आज तक, ये प्रजा का सूत्र हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम संतान संतति के इसके द्वारा, जनन के द्वारा संसार को बढ़ाते हैं, उसको तोड़ो मत। छोटे छोटे वाक्य में किस प्रकार से उपनिषदों में भी किस प्रकार का सरल संस्कृत के द्वारा ज्ञान का संवर्धन किया गया था, उसको हम उजागर करें, उनको उनका उदाहरण दें और उसका महत्व बताएं। फिर अभिनय के द्वारा, अभिनय जैसा कदाचित विदेशे पाठन काले अभिनयन स गच्छति, स्वयं गत्वा चलकर ही दिखा, गच्छति आगच्छति आ रहा है, नयति ले रहा है, आनयति ला रहा है, ददाति ददातु, पठति पठतु, लिखति लिखतु, अभिनय के द्वारा ऐसे लिखो। पीबती पीने का अभिनय, खादती खाने का अभिनय, अभिनय के द्वारा आकर्षक बनाया जा सकता है भाषा। केवल अगर बहुत रुक्ष परुष स्थिति में रहकर, कठोर होकर, ये क्रिय धातु है, इसमें ये लट लकार है, इनको न बताकर सीधे सीधे चलती पठती हसती, ये इन क्रियाओं को जो सहज रूप से हमारे आसपास चलने वाले, हम हिंदी या गुजराती या उड़िया, तमिल या बंग भाषा बोलने के क्रम में जिन धातुओं को हम कहते हैं, पढ़ता है, पढ़ुछि इन बोडिया, पढ़से इन बंगाली या पढ़सी इन बंगाली, ये पठ इज देयर, तो पठती कहते हैं तो संस्कृत हो जाती है, पढ़ुछि कहने से उड़िया हो जाती है, पढ़ुछु के गुजराती हो जाती है। ये जो थोड़े थोड़े अंतर में दूसरी तीसरी भाषा हो जाती है, ये बता सकते हैं कि अभिनय में देखो कि इसमें एक संस्कृत हम 70 से 75 80% तक संस्कृत हम प्रयोग में लाते हैं। सरल संस्कृत, सरल संस्कृत सरल है, अत्यंत हृदय है, ग्राह्य है, निकटक भाषा है, ऐसा बोध कराना आकर्षकता से बोध आ सकता है। ये अगर आकर्षक बनाते हैं तो यात्रा स्मरण सुनाए, अहम गतवान आसम तत्र एकः श्रेष्ठ आसीत् एवं आसीत् एवं आसीत्। क्रय विक्रय केंद्र, खरीद बिक्री के समय में, केस का समय में, किम अस्ति किम नास्ति अस्ति, आनयतु ददातु धनम स्वीकरोतु, लघु 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 वाक्यों का प्रयोग करें। क्रीड़ा, क्रीड़ा से शब्द क्रीड़ा करें, शब्द बनाने की क्रीड़ा, शब्द बनाइए। ये ऐसा बालक, ऐसा पिता, एक परिवार में कौन कौन होते हैं, पिता, माता, भ्राता, भगिनी, ऐसे विविध ऐतिहासिक व्यक्तियों का स्थान बताएंगे, ऐतिहासिक व्यक्ति और स्थानों का कथन करेंगे। चित्रकथा के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार से मैंने कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा। विषय विशालः, अत्यंतं प्रासंगिकः, सर्वेषां कृते ग्राह्यः, भवन्तः अतीव धैर्येण, भवन्तः स्वयं विवेकिनः। विवेक जागरण करना है, ज्ञान से अच्छा विवेक है। ज्ञानम अभ्यासात्, इसमें श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलस्त्यागः, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये जो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ये ज्ञान की ओर हम चलें और ज्ञान के साथ साथ अभ्यास को साथ रखें। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात संस्कृत के द्वारा हम अभ्यास, और संस्कृत को अभ्यास, ये भाषा अभ्यास का विषय है, अभ्यास के साथ रखें, उसकी आकर्षकता, रोचकता को समझें, सरल मानक संस्कृत का प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मम कृते एषः अवसरः प्रदत्तः, तदर्थम आयोजकेभ्यः भूयः भूयः धन्यवादान् विज्ञाप्य अत्रैव मम कथनं समापयामि। धन्यवादः, नमो नमः सर्वेभ्यः। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपबंधु जी मिश्र महोदय, आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत ही सरल शब्दों में सारगर्भित बातें आज हमारे सम्मुख आपने राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति और संस्कृत के संबंध में रखी हैं। वास्तव में आज हम आपके कृतार्थ हैं, आभारी हैं। सबसे पहले आपने नई शिक्षा नीति के अंदर संस्कृत की बात कहां कहां आई है, उससे आपकी बात को प्रारंभ करके और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत नॉलेज सिस्टम, इस बात पर आप आए। एसएसएस सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत और एसटीएस संस्कृत थ्रू संस्कृत, इस बात के ऊपर आपने विशेष भार दिया। संस्कृत कठिन है, आपने बताया कि यह संस्कृत का अपप्रचार है। यह वास्तव में एक गलत धारणा फैलाई गई समाज में कि संस्कृत कठिन है, यह मात्र विद्वानों की भाषा है। वस्तु तो ऐसी बात नहीं है। यह भाषा विद्वानों के लिए नहीं है। इसको सरल संस्कृत, मानक संस्कृत, सरल मानक संस्कृत के माध्यम से अपन आसान बना सकते हैं। सरल संस्कृत के माध्यम से ही इस गलत अवधारणा को समाज से दूर किया जा सकता है। सरल संस्कृत का प्रयोग दूर होने से ही यह भाषा कठिन होने लगी। सरलम संस्कृतम सरलीकृतम ना, बहुत अच्छी तरह से आपने इस विषय को रखा। लोक प्रयोग से दूर होने के कारण ही संस्कृत हमें कठिन लगती है। कठिन प्रतीयमान है, कठिन है नहीं। भाषा के दो रूप आपने बताए, सरल रूप और प्रौढ़ रूप। जलम पीबामी कहेंगे तो सरल रहेगा। जल की तरह, जल की जगह उसके पर्यायवाची दूसरे वारी शब्द कहेंगे तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। संस्कृत को मानक, सरल मानक संस्कृत को कैसे सरल बनाया जाए और कैसे, इसके ऊपर आपने विशेष भार दिया। और इसमें भी खास सरल मानक संस्कृत क्या है। मानक यानी कि पाणिनीय संस्कृत, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे आशीर्वाद को कुछ लोग आशीर्वाद बोल देते हैं। बहुत अलग अलग शब्दों के उदाहरण के माध्यम से आपने अपने विषय को इतने सरल ढंग से रखा कि मैं आशा रखता हूं कि सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है। षष्ठ षष्टम कहते हैं, नहीं होना चाहिए। सरल भी हो लेकिन पाणिनी पद्धति से हो। सरल मानक संस्कृत में हम मानक को भूल नहीं सकते, मानक को याद रखना पड़ेगा। इसको कैसे सरल बनाया जा सके, इसके अलग अलग काफी उपाय आपने बताए। अलग अलग अकारांत शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करने से संस्कृत सरल बनेगी। कई उदाहरण दिए शब्दों के आपने, जैसे मुनि शब्द है। मुनि शब्द छात्रों को नहीं आते हैं तो उसकी जगह मुनि भर करके उसको अकारांत में बदल देंगे। पर्याय शब्द का प्रयोग करके भी संस्कृत को सरल बनाया जा सकता है। जैसे हस्ती है तो गज, और अलग अलग काफी उदाहरण आपने इसमें दिए। कुल मिला के सरल मानक संस्कृत की आवश्यकता पे आपने पूर्ण भार दिया और उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो भी आपने बताया। कालिदास का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। त्वम के स्थान पर भवान का प्रयोग करके उसको सरल बनाया जा सकता है। जिसे ग्रामतः, शालातः आदि प्रयोग करके उसको और आसान बना सकते हैं। अपने प्रयोजन में अपन सरल मानक संस्कृत का प्रयोग करके ही सफल हो सकते हैं। हम सबका प्रयोजन है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, संस्कृत जन जन की भाषा बने, तो सरल मानक संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग करना जरूरी है। और वो समाज के लिए भी कैसे सुकर बनता है, जैसे कि आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हेलो के स्थान पे हरिओम सभी के लिए सुकर हो सकता है। धीरे धीरे इसको व्यवहार में लाएं। संस्कृत मात्र डिग्री के साथ जोड़कर संस्कृत को नहीं देखा जाना चाहिए। संस्कृत के अंदर नए नए शब्द जो आ रहे हैं उनके भी नए नए शब्द
भी मानक संस्कृत को ध्यान में रखकर अपने को बनाने की जरूरत है। जैसे आपने उदाहरण दिया, बहुत ही सुंदर उदाहरण, लिफ्ट के लिए उत्तोलिनी, तो ये बिल्कुल सरल भी है और मानक भी है। आपने प्रधानमंत्री जी की बात रख करके कि नई शिक्षा नीति जो बनी है, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें क्या बढ़े क्या पढ़ें यह नहीं, कथम, कैसे पढ़ें, इस बात के ऊपर अपने को भार देना है। टीचिंग और लर्निंग को हमें रोचक बनाना होगा, नहीं तो विद्यार्थी संस्कृत से दूर भागेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, हृदय पटल पे अंकित होने जैसी बात कही। जैसे व्यवसायी लोग कहते हैं ग्राहक देवता होता है, आपने कहा पाठक और वाचक हमारे देवता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अपने को पाठक वाचक अपने विद्यार्थी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसको क्या अच्छा लगता है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। गणेश जी को लड्डू पसंद है, लड्डू का भोग लगाते हैं। जिसको जो रुचिकर है, बस उसको उस दिशा में ले जाएंगे तो उसको अपन आसान बना सकते हैं। भाषा शिक्षण के क्रम को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। श्रवणम तथा भाषणम, पठनम तथा लेखनम, यही क्रम है। सुन सुन के ही याद करेंगे, बहुत अच्छी बात कही। अनुवाद को जी हाँ, महोदय दो प्रश्न आए हैं, आपसे पूछना चाहता हूं मैं। सरल मानक संस्कृत के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कैसे हो सकता है, इसमें संस्कृत अध्यापकों और बोर्ड ऑफ स्टडी के अध्यापकों की क्या भूमिका हो सकती है, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में संस्कृत के विद्यार्थी और अध्यापक संस्कृत में बोल नहीं सकते हैं, इसके विषय में संस्कृत अध्यापकों को क्या प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रतिभागियों की तरफ से ये प्रश्न आए हैं, आपसे निवेदन है कि जी पहला जो है जी, ये संस्कृत अभी जैसा कि मैंने फिर से इसकी रिपीटेशन करूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे इस पर जोर दें, तो इसी से हमारा समाधान हो जाएगा कि जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण हम करते हैं, दो, एक तो पाठ्य पुस्तक, पाठ्य अभ्यासक्रम जिसको हम सिलेबस कोर्सेस स्टडी करते हैं, और करिकुलम कहते हैं। करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में हमारे एंट्री पॉइंट में कौन आता है, एग्जिट पॉइंट तक उसको क्या मिलता है, और एग्जिट पॉइंट के बाद उसको उपलब्धि क्या होती है कि समाज में कैसे जाकर क्या उपयोगी बन पाएगा। इसलिए उसको ध्यान में, पहले पाठ्यचर्या को ध्यान में रखें, करिकुलम को ध्यान में रखें। पाठ्य पुस्तक बनाते समय ऐसे उसको जो बोर्ड ऑफ स्टडीज या जो भी आप तत्त विश्वविद्यालय या संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं जो हैं, उसमें इसको ध्यान में रखकर प्रत्येक विषय को संस्कृत के, सरल संस्कृत के मानव संस्कृत में कैसे रख पाएंगे, ऐसा किया गया है। मैं उदाहरण दूं, अभी महाराष्ट्र में प्रयास चल रहा है, पाठ्यक्रम को पूरा संशोधित कर रहे हैं। केरल में आपको आश्चर्य होगा, जानकारी होगी आपको, मैं केवल उसको रिपीट कर रहा हूं। केरल में कक्षा प्रथम से संस्कृत की जो पढ़ाई की जाएगी उसमें सरल संस्कृत के माध्यम से करते हैं, उसमें दूसरी माध्यम उनकी केरल मलयालम भाषा नहीं रखते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ऐसा बनाएं कि हम उनको पहले मानकर हम चलते हैं कि कठिन होगा, नहीं होगा, उसको बचेगा नहीं, छोड़ देगा, इस प्रकार के मानकर न चले। कोई भी भाषा अभ्यास के द्वारा सीखते सीखते हो सकती है। इसको ध्यान में रखकर करिकुलम को देखें, एंट्री से एग्जिट तक उसके स्वभाव को, उसकी आवश्यकता को, उसकी उपलब्धि को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाए। हमको इसको व्याकरण से पढ़ना चाहिए, इसको मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़नी चाहिए, ये सोच कर ना चले। उसको मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़कर क्या मिल पाएगा या पढ़ पाएगा कि नहीं, उसको कैसे क्या पढ़ाया गया कि मध्य सिद्धांत कौन पढ़ेगा, इसको क्रमशः आज हमारा करिकुलम संस्कृत का, अगर क्षमा करें, संस्कृत के करिकुलम का प्रायशः क्रमबद्धता नहीं है। क्या पढ़कर आया है, कितना तक जानता है, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद भंडार कितना है, उसको देख आगे बनाए, ये मेरा सजेशन है। दूसरा कि इसमें जो सरल मानव शिक्षण के लिए अध्यापकों को, यानी ये जो अध्यापक हैं संस्कृत में, ये हम प्रशिक्षण दें।
एक टाइम कर लें, धैर्य रखें, 5 साल 4 साल लगातार उसको प्रशिक्षण। कोई शुरू से नहीं जानते हैं उसको कोई बात नहीं, उसको कोई भाषा विद्या अभ्यास से धर्यते विद्या, अभ्यास करेंगे तो कितनी कठिन भाषा दूर दूर विदेशी भाषा हम सीख लेते हैं, तो संस्कृत तो अपनी भाषा है, वो सब कर पाएंगे। मानसिकता निर्माण करना है कि सरल संस्कृत सरल है, संस्कृत वो अभी हमारे लिए ग्राह्य है, सबके लिए उपयोगी है, सर्व इस तरह की मानसिकता बनाने के बाद अभ्यास के और प्रशिक्षण करें, बार बार उसको ट्रेनिंग। वो जो 4 तरीके हैं, श्रवण भाषण पठन और लेखन, इन तरीकों को अपनाकर हम बच्चे बन जाएं। भाषा सीखने में सभी बच्चे होते हैं, मुझे भी कदाचित फ्रेंच भाषा सीखने की इच्छा होगी, जाना था, तो हमने एक माना मैं एक बच्चा हूँ जो जिस विषय को नहीं जानता उसमें बच्चा हूँ। हम कहीं भी किसी आयु में हो, किसी पद पर हो, हम भाषा सीखने में उस तरह सीख जाए। तो इस प्रकार की मानसिकता बनाकर हम भी लार्ज स्केल में क्रमबद्धता के साथ 1 2 3 4 5 साल तक, अभी तो 2030 तक यह योजना बन रही है कि इसको फुल फ्लेजेड रूप से लाएं, तो 2030 तक हम लक्ष्य अगर रखें, आज से शुरू करें तो प्रशिक्षण के द्वारा सभी तैयार हो जाएंगे। आज ये अगर संस्कृत शिक्षक तैयार हो जाए और एक बद्धता आ जाए तो ये कोई कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, यह आज की हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, इतना भव्य सुंदर और ग्राह्य रूप आ जाएगा। इतने मेरा कहना है। धन्यवाद, मैंने अपना विषय रख दिया। हाँ सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जैसे मेरी सुनाई पड़ आवाज? रहा है? जी, जी। एक अन्य प्रश्न भी है। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा पारंपरिक शिक्षा में लगभग 5 लाख संस्कृत अध्यापक होंगे। इनमें से अधिकांश संस्कृत की समझ रखते हैं, परंतु संस्कृत में बोल नहीं सकते हैं। संस्कृत से अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, परंतु संस्कृत में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है तथा उपाय क्या हो सकता है? इस विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? इसमें इस प्रश्न में ही एकांश में उत्तर छिपा हुआ है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जिसकी चर्चा थोड़ी सी हमने की भी, मैकाले की नीति के कारण संस्कृत को ये केवल संस्कृत के बारे में जान लेना और संस्कृत नहीं जानना, यही शिक्षा दी गई। अब महामहोपाध्याय प्रोफेसर रामवतार शर्मा कहते थे ये सब संस्कृत के बारे में जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते। ये शिक्षा दी गई कि संस्कृत के बारे में जान लो, ये उपनिषद में क्या लिखा है, इसमें वेद में क्या है, पुराण में क्या है, इतना जानना आवश्यक है, संस्कृत भाषा क्यों जानो। यही ट्रेनिंग दी गई, ऐसी शिक्षा नीति हो गई, ऐसा ही क्रम चलता रहा। अगर कोई भी, मैंने उदाहरण दिया, अगर मैंने ये सेक्रेटेरिएट और सचिवालय का उदाहरण दिया, व्यवहार से हट जाने के कारण ऐसा हुआ, इसमें हमारा दोष नहीं है, मैं दोष नहीं कहता हूँ। ये व्यवस्था ऐसी वर्षों तक ऐसी व्यवस्था चलती रही। आज संजोग से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें कही जा रही हैं कि हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में आ जाएं। एवरी लैंग्वेज इंक्लूडिंग संस्कृत, सबको कम्युनिकेटिव स्पिरिट से चलना चाहिए। व्याकरण ट्रांसलेशन मेथड की बात, ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड कहीं नहीं है किसी, आप देखें पूरी शिक्षा नीति में लैंग्वेज के संदर्भ में कहीं नहीं कहा गया कि ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड से पढ़ाई, इंक्लूडिंग संस्कृत भी उसी मेथड में आए। अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल में जाकर अंग्रेजी सीख लेता है, खाली सिट डाउन, कम इन, व्हाट हाउ आर यू, हु आर यू, ये बोलने लगता है, उस तरह से कम्युनिकेटिव स्पिरिट हम आ जाए, ये दोष की बात नहीं है, इतनी व्यवस्था हो गई इसलिए ऐसा। नंबर 1, इसलिए हम उसको समझे। दूसरा, इतनी संख्या में अनुवाद नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, अनुवाद करें, करने का प्रयास करें, एक स्कीम बनाएं। हम 5 वर्षों में इतने सारे अनुवाद, इतने ग्रंथों को लें, इस भाषा के तमिल के इतने ग्रंथों को लें, तेलुगु के इतने ग्रंथों को लें, इतनी कथाओं को लें, इतनी कविताओं को लें, एक स्कीम बनाएं, उस तरह से कर सकते हैं। और नहीं बोल पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम प्रयास करें प्रशिक्षण को, जहां जहां प्रशिक्षण हो रहा है। अभी संस्कृत भारती जैसी संस्था के प्रयास से हजारों लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं, आ रहे हैं। हम निर्द्वंद्व, निश्चल, निष्कपट भाव से हमारी भाषा है, हमें आना चाहिए। हम आगच्छामः संस्कृतं पठामः संस्कृतं वदामः शृणुमः बारंबार त्रुटि भवतु। होता क्या है कि हम कभी त्रुटि हो जाएगी इस भय से
हम दूर भागते हैं। ऐसा ना करके फिर आए और अभ्यास है धार्यते विद्या, अभ्यास से हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा आत्मविश्वास पूरा है। मैं जी इसका सर, यही जी जी आपका जी बहुत बहुत आभार। आपने अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से रखा और संस्कृत को सरल बना करके, रोचक बना करके, प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जाए, इस विषय के ऊपर आपने जो प्रकाश डाला और जो प्रतिभागियों के प्रश्न थे उनका भी आपने बहुत ही तसल्ली से जवाब दिया। हम सभी आश्वस्त हुए। आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आप इस संगोष्ठी में पधारे और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आपका पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। अब संगोष्ठी के आगे के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं परम आदरणीय यशस्वी कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर शिरीष जी कुलकर्णी महोदय, जो आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष हैं। परम आदरणीय यशस्वी कुलपति श्री सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने समय अभाव के कारण शीघ्र ही रखने की कोशिश करता हूं। आप एक सफल यशस्वी कुलपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में लगातार दूसरी बार आपकी गरिमापूर्ण नियुक्ति इसका प्रमाण है। आज के समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि इस कोरोना महामारी के अंतर्गत लगभग 250 जितनी परीक्षाएं लेकर के आपने 240 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं और इस परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में 40,000 जितने विद्यार्थी शामिल हुए। ये बहुत बड़ी यशस्वी कार्यप्रणाली है आपकी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अभी आप यशस्वी कुलपति की गरिमामय पोस्ट पर हैं। इसके पूर्व आप महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा की कॉमर्स फैकल्टी के अकाउंटिंग एवं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विभाग में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। संस्कृत संस्कृति एवं संस्कार पोषक कार्यों के आप प्रारंभ से ही हिमायती रहे हैं। आपके ज्ञान का लाभ विदेश की ईगर्सन यूनिवर्सिटी केनिया, ईस्ट अफ्रीका को भी प्राप्त हुआ है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, संशोधन एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। समयाभाव होने के कारण और आपको अन्यत्र कहीं और भी कार्यक्रम में शामिल होना है, अधिक समय न लेकर के ऐसे बहुआयामी राष्ट्र भावना से परिपूर्ण हमारी संगोष्ठी के अध्यक्ष यशस्वी कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शिरीष जी कुलकर्णी महोदय को मैं आज की संगोष्ठी में अपना समुचित मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए सादर प्रार्थना करता हूं। मेरी आवाज सुनी जा रही है? जी सर। सबसे पहले तो मुझे यह बात करने का मौका दिया गया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस संगोष्ठी में उपस्थित महानुभाव तथा प्रतिभागी, विषय संस्कृत का है और ऐसे विषय के लिए बोलने की मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स विषय का हूं और कॉमर्स में तो पैसा गिनना और पैसा किसके बदले में मिलेगा, ऐसी सारी बातों का मैं प्राध्यापक रहा हूं। इसलिए संस्कृत बहुत दूर दूर तक भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया है, इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। थोड़े समय पहले
श्रीमाली जी ने कहा कि मैं एक यशस्वी कुलपति हूँ, लेकिन आपत्ति तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक पर्वत को अपनी एक उंगली के ऊपर उठाया, ऐसा कहा गया। और इस वजह से उनका ख्याति प्राप्त है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, वहां वो अकेले एक उंगली पर नहीं, लेकिन ऐसी कई उंगलियां, पूरे गांव की उंगलियां लगाकर उसको उठाया गया था। यानी एक सामूहिक विचार, सामूहिक निर्णय और सामूहिक प्रयत्न से ही पूर्ण विश्वविद्यालय यशस्वी बन सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही श्रीमाली जी से कहूंगा कि ये जो यश है, ये हमारे विश्वविद्यालय के पूरे टीम का यश है। इसलिए मैं इसको बांटना चाहूंगा, मैं अकेले पर ये नहीं लूंगा, क्योंकि ये बोझ बन जाएगा। उसका आनंद मैं नहीं ले पाऊंगा। उसका आनंद लेने के लिए मैं ये सबके ऊपर उनका सबका प्रयत्न समझता हूं। आज के विषय पर आते हुए, मैंने अपने वाइस चांसलर श्री कुलपति श्री के साथ जो बातें हुई है, उसको मैं कुछ सुन रहा था। लेकिन बातें सुनते हुए मुझे जो लगा, क्योंकि व्याकरण ध्यान में आ रहा था, व्याकरण की बातें चल रही थी। मैं तो संस्कृत के व्याकरण के बिना भी, अगर हम सीधा गुजराती, हिंदी, मराठी या कोई भी भाषा, अंग्रेजी भाषा में भी अगर लिखना या बोलना, उसमें स्वल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम कहीं आजकल बच्चों के लिखने में, सुनाने में, सुनने में ध्यान में ही नहीं आता है। इसलिए कहाँ रुकना और कितना रुकना, आज भी मैं अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूं, वो सारे स्वल्प विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम के साथ और पूर्ण विराम के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। अगर उनको अपनी मातृभाषा में पता नहीं है, आप देखिए जब लिखते हैं ना, तो पूरा सेंटेंस वो कहाँ खत्म होता है और नया वाक्य कहाँ शुरू होता है, वही बच्चों को पता नहीं चलता है। तो संस्कृत वाला जो विषय हम कहते हैं, सरल संस्कृत, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बच्चों को अपनी मातृभाषा को सरल बनाना यह अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। संस्कृत सरल नहीं है, यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आजकल के जनरेशन में सरल कुछ भी नहीं बचा है। उनका जीवन भी सरल नहीं है, उनके लिए कोई प्रसंग भी सरल नहीं है। माँ बाप के साथ संबंध रखना वो भी सरल नहीं है। अपने शिक्षकों, प्राध्यापकों के साथ का संबंध भी सरल नहीं है। इसलिए मानसिकता का अभाव है यह सरलता का। इसलिए अत्यंत आवश्यकता जो है, वो हमें एक शिक्षक करके, वैसे पहला शिक्षक अगर किसी बालक का है तो वो माँ बाप है, और जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, तो शिक्षक की भूमिका आती है। तो मानसिकता बदलना ये अत्यंत आवश्यक है, ये सरलता के लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन सोचेंगे हम कि भाई ये सरलता वाला विषय, उनको व्याकरण पढ़ाकर सरल बनाना, अभी कभी संस्कृत भाषा पढ़ने वाले लोगों को अगर हम कभी पूछेंगे कि भाई रामस्य ये कौन सी विभक्ति है, तो ये भी शायद ही जवाब जल्दी मिलेगा। हम अगर कहेंगे कि भाई सप्तमी में क्या है, तो वो भी उन्हें नहीं पता होगा। एक वचन और बहुवचन ये ही उनको मालूम है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यह भी जानकारी संस्कृत में और हमारी मातृभाषा में और हिंदी में है। यह जानकारी भी आजकल पढ़े लिखे, भाषा पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी कितना मालूम है। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम शिक्षक इन सारी बातों को जो सरलता से
पता चले, इसलिए हम उसको सरल बनाएंगे। पहले मातृभाषा, वैसे तो मैं ये कहूंगा संस्कृत ही हमारी मातृभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की भाषा ही संस्कृत थी। हमने आज उस संस्कृत को सरल बनाना, संस्कृत भाषा सरल है लेकिन बोली भाषा नहीं है, हम बोलते नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत आती है। एक और बात मेरे ध्यान में आती है संस्कृत के विषय में। देखिए, अट्रैक्शन, आकर्षण, यह अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज को पढ़ने, पढ़ाने, क्रियान्वित करने के लिए सबसे आवश्यक है वो है आकर्षण। किसी चीज का आकर्षण है तो विद्यार्थी उस ओर खींचा चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, आयुर्वेद, आजकल जर्मनी में जाकर पढ़ने के लिए भारतीय लोग जाते हैं। क्यों? हमारे जामनगर की यूनिवर्सिटी में से लोग ग्रंथ के कागज लेकर जर्मनी में जाकर उसका अभ्यास कर रहे हैं। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के साथ भारत में आई, यानी आकर्षण था। तो संस्कृत में कितनी आकर्षक बातें हैं, ये अगर हम उन्हें समझाएं। जैसे सबसे आकर्षित अगर कुछ लगता है मुझे कि जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करने वाला अगर कोई है तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कितनी सारी बातें ऐसी है जो आज के समय में प्रयोग में ली जा रही ऐसी कितनी भी बातें हैं। जैसे हम कई बार ऐसा कहते हैं ना कि भाई वैदिक गणित अथर्ववेद में से निकला, और इस प्रकार से विमान की कितनी कृतियां है, कितनी डिजाइन्स विमान की अथर्ववेद में दी गई है। तो ऐसी कई बातें हैं जो अथर्ववेद के विषय में अगर कहेंगे तो कोई बच्चा अथर्ववेद पढ़ने के लिए जाएगा। और ऐसे वेदों की मीमांसा, भगवद गीता के ऊपर तो कई बार लिखा गया, उपनिषद के ऊपर कई लेखकों ने लिखा, लेकिन वेदों के ऊपर अगर किसी ने लिखा है तो वो बहुत कम मात्रा में है। तो हमारे पास जो धन है, मैं उसे संपत्ति कहूंगा, यह जो वेद है वो हमारी संपत्ति है। उस वेदों में क्या है जो अगर एक सामान्य व्यक्ति को अगर हम दिखाएंगे तो उसका एक आकर्षण रहेगा। और मैं आता हूं फिर से संस्कृत पर। देखिए, कोई भी विषय को अगर समझना है तो पहले मातृभाषा में अगर हम समझाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। लेकिन अगर किसी और भाषा से उस विषय को समझना है तो उस नई भाषा की टर्मिनोलॉजी वो पहले अपनी मातृभाषा में समझे, उसके बाद में जो विषय उसे समझना है वो उसके ध्यान में बहुत कम आएगा, क्योंकि उसमें कुछ बातें छूट जाएगी। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाई, यह नई एजुकेशन पॉलिसी ने कहा गया, लोकल लैंग्वेज को ही फोकल लैंग्वेज बनाना, यह नई शिक्षा नीति कह रही है। इसलिए अगर हमें संस्कृत ही पढ़ने के बाद हमें यह वेद ध्यान में आएंगे तो संस्कृत ही पूरी तरह से समझना, उसकी यानी हम एक्सपर्ट बनेंगे संस्कृत में, तो ही हमें वेद समझ में आएंगे। और इस वेद में ऐसा है क्या कि जो हमें वेद पढ़ना चाहिए, वेद को समझना चाहिए, ये संस्कृत में है, इसलिए हमें संस्कृत भाषा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसमें हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। अगर एक्सपर्ट संस्कृत में नहीं बनेंगे तो हम सही तरीके से उन वेदों को, उसका शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है संस्कृत को आकर्षित बनाना, यह सबसे बड़ी बात है। जो संस्कृत जानकारी रखने वाले, संस्कृत जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन सारे तज्ञों ने संस्कृत की विशेषताएं आज के नए जनरेशन को बताना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है आजकल हम नहीं स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि इससे लाभ क्या मिलेगा।
यह लाभ सिर्फ पैसे में नहीं गिनना है, इस लाभ को क्या क्या कैसा कैसा लाभ मिल सकता है, यह अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे और वह संस्कृत के एक्सपर्ट बनने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए सरल संस्कृत तभी होगा जब तक संस्कृत हमें आकर्षित नहीं करता। हमें संस्कृत की तरफ लोगों को खींचना है, विद्यार्थियों को खींचना है, वो अपने आप सरल बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। यह बात कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आभार। बहुत बहुत आभार सर का। आपने प्रारंभ में जो बात रखी कि लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि संस्कृत आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार और आपकी वाणी में दिखती है। भवन्ति नम्रा स्तरव फलागमे, आपकी विनम्रता आपकी संस्कृत की अभिव्यक्ति है। और योजक तत्र दुर्लभ, पूरी विश्वविद्यालय की टीम को एक साथ लेकर के आप चल रहे हैं, तो आप यशस्वी कुलपति हैं। और कुछ बातें आपने बहुत अच्छी कही कि मातृभाषा पर भी भार दिया आपने कि मातृभाषा भी आज अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस पे भार दे करके मातृभाषा को भी साथ में लेकर के और संस्कृत के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना पड़ेगा। भाषा शिक्षण में आकर्षण खूब जरूरी है। आकर्षण पैदा करके ही समाज को, छात्रों को इसकी तरफ खींचा जा सकता है। वेद की आपने उदाहरण दिए और बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने कि भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के साथ विदेश से यहाँ पे आई भारत में। ये आकर्षण संस्कृत का ही था, संस्कृत के ज्ञान का था, अपनी सांस्कृतिक धरोहर का था, अपने आध्यात्मिक धरोहर का था, उससे प्रभावित होकर के वो यहाँ आई। तो ऐसा ही ज्ञान अपने को लोगों तक पहुंचा करके लोगों को अपनी तरफ खींचना, ये आपका बहुत ही सारगर्भित बात आपने रखी। अथर्ववेद की बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं, ये भी समाज में इसको और अधिक से जोड़ करके और इसको अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है। वेद हमारी संपत्ति है। लोकल लैंग्वेज को फोकल लैंग्वेज बनाना ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। आपने बहुत ही कम समय में सारगर्भित बात, सारगर्भित विचार हमारे सामने रख करके हमारे को उचित मार्गदर्शन दिया। अति व्यस्तता के बीच में भी आपने समय निकालकर हमारे बीच में इस तरह का ज्ञान बांटा, तो इसके लिए मैं आपका खूब आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आगे के क्रम में हमारे बीच में आज के सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह जी राठवा महोदय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, श्री हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटन। आपका मैं प्रणाम करता हूं, इस संगोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका संक्षिप्त परिचय सभी के सामने रखता हूं। आप पिछले 24 वर्षों से निरंतर संस्कृत अध्यापन एवं संशोधन कार्य से जुड़े हैं। पीएचडी मार्गदर्शक के रूप में ग्रंथ एवं शोध पत्र प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपकी विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं। आपने विश्वविद्यालय में कल्चरल एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेटर हैं आप। साथ ही इसी विश्वविद्यालय में चलने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर के एवं एमफिल इन इंडियन लिटरेचर प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का उत्तरदायित्व भी आप सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। ऐसे प्रतिभापूर्ण परम आदरणीय प्रोफेसर राठवा साहब को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह जी राठवा महोदय। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एचआरडीसी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, गुजरात यूनिवर्सिटी
कर्णावती द्वारा आयोजित संस्कृत विषय के ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही संस्कृत न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड संस्कृत में उपस्थित डायरेक्टर प्रोफेसर श्री डॉक्टर जगदीश जोशी जी, पत्राध्यक्ष सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर के कुलपति श्री प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी जी, वक्ता श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल के कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, संचालक श्री डॉक्टर पीएल श्रीमाली जी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अतुल उनागर जी, प्रोफेसर मयूरी भगिनी, डॉक्टर हेतल भगिनी, ऑल पार्टिसिपेंट सर्वेभ्यो नमो नमः। समग्र ब्रह्मांड यानी कि विश्व संस्कृत के नींव पर टिकी हुई है, क्योंकि वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है और वेद की भाषा संस्कृत है। वेद मंत्रों का दृष्टा ऋषि मुनियों है और ऋषि की वाणी वाक महाकवि भवभूति के अनुसार ऋषिणाम पुनः अध्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, अर्थात ऋषि कुछ भी बोले उसका अर्थ या फल चाहे वरदान हो चाहे अभिशाप हो वो होकर ही रहेगा। इस वैज्ञानिक युग में यही संस्कृत ज्ञान से यंत्र बनाकर उपग्रहों या हवाई जहाज या मिसाइल इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन वैदिक युग में यही ज्ञान से वाक मात्र से काम हो जाता था। इस तरह आज भी ये ज्ञान होना चाहिए कि जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए या वृष्टि के लिए यज्ञ किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति या वृष्टि निसंदेह होनी चाहिए, तब ये संस्कृत भाषा अमृतवाणी कहलाएगी। मुझे अभी ये कहना है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राचीन काल में केवल वाक मात्र से या यज्ञ यागादि क्रिया से फलान्वित होती थी, उसी तरह आज भी फलान्वित होनी चाहिए। उतना ज्ञान हम प्राप्त कर सके तो हर कोई संस्कृतज्ञ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से चारों में से किसी का भी ज्ञान प्राप्त कर सार्थक कर सकता है। तब फिर से नया युग, नई शिक्षण नीति कामयाबी होगी। ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें संस्कृत और योगा, संस्कृत और लिपि ज्ञान या हस्तप्रत ज्ञान, संस्कृत में आयुर्वेद इत्यादि ज्ञान का बढ़ावा देना चाहिए। संस्कृत संगणक या कंप्यूटर की श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है, फिर भी अभी तक संस्कृत लिपियों में देवनागरी या वैदिक स्वरांकन वाली लिपि या अवग्रह इत्यादि के चिन्हों डायरेक्ट अभी तक नहीं आता है। ये है लेकिन कोड वर्क से काम चलता है। तो कंप्यूटर में लिखने के लिए, लिपि ज्ञान के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सबसे पहले संस्कृत भाषा का पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण ज्ञान पढ़ना होगा। बाद में वो अच्छी तरह से देवनागरी या कोई भी लिपि को अच्छी तरह से कंप्यूटर की भाषा बना सकते हैं। इसलिए हर फैकल्टी में संस्कृत का ज्ञान आवश्यक होगा और ये नई शिक्षण नीति में हर जगह संस्कृत ज्ञान के अनुसार, आवश्यकता अनुसार रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिमला में संस्कृत विषय को अनिवार्य बनाकर कक्षा 2 से लेकर कक्षा 10वीं तक नई शिक्षण नीति के अनुसार सिलेबस बनाया जा रहा है और 2022 से लागू हो रहा है। ये अच्छी बात है। इस अवसर पर कुछ बोलने का अवसर दिया, इसलिए आयोजकों का आभारी हूँ और सभी पार्टिसिपेंट श्रोताओं का भी आभारी हूँ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आदरणीय राठवा साहब ने अपने बहुत ही कम समय में कुछ सारभूत बातें हमारे सामने रखी। आपने कहा कि संस्कृत में जैसे संस्कृत के ज्ञान से
पुत्र कामेष्टि वृष्टि के लिए यज्ञ किए जाते थे और उस समय उसके परिणाम देखने को मिलते थे। आज भी कुछ इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे अपने को फल मिले। और कई वैज्ञानिक संशोधन हुए हैं और उसके परिणाम मिले हैं। पिछले 2-3 साल पहले उदयपुर की बात बताता हूं मैं आपको। वहां पे यज्ञ किया गया और वहां पे भौतिक शास्त्र विभाग के काफी इसके वहां पे जुटे कुछ यंत्र वगैरह रखे और उसके पहले वहां का ऑक्सीजन वगैरह सब वातावरण नापा गया और वो यज्ञ संपन्न होने के बाद में वापस देखा गया तो उसमें काफी अंतर पाया गया। इस पे बहुत बड़ा एक लेख भी छपा और वो भी देख के चकित रहे। तो अगर अपन इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो परिणाम तो अवश्य अपने को दिखते हैं और मिलेंगे ही। और संस्कृत के साथ आपने योग वगैरह को जोड़ करके और इसे बढ़ावा दिया जा सके। कंप्यूटर के ज्ञाता जो हैं उनको संस्कृत में का ज्ञान भी होना उनको जरूरी है, ये बहुत जरूरी भी है, तो ही अच्छी तरह से वो इसमें और आगे बढ़ पाएंगे। नई शिक्षा नीति में यही बात उभर के सामने आ रही है कि हर एक के साथ संस्कृत को जोड़ा जा रहा है। वो बहुत ही एक आशा का विषय है। हिमाचल प्रदेश की आपने बात रखी कि कक्षा 2 से ही वहां पे संस्कृत अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दी गई है। तो ऐसा ही प्रयास हम सब मिलकर करेंगे कि हमारे गुजरात प्रदेश में और अन्य राज्यों में पूरे भारत भर में भी हो और तभी अपनी इस ये शॉर्ट टर्म जो अभ्यासक्रम अपन जो अभी कर रहे हैं इसकी फलश्रुति रहेगी। और अपने आयोजक टीम जो मेहनत कर रही है वो सभी उसके पीछे यही एक कारण है। अभी हम सब मिलकर के और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़े और सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वम संजन नाम उपासते। इसी तरह से सब साथ चलेंगे, एक साथ मतभेद सब जो है वो हटा करके, मनभेद हटा करके एकजुट होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही इस कार्य में अपन सफल होंगे। आदरणीय राठवा साहब का बहुत बहुत आभार। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। आज के संपूर्ण इस कार्यक्रम की आभार विधि करने के लिए इस आयोजक कमेटी की परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मयूरीबेन भाटिया से मैं निवेदन करता हूं कि वह पधारें और संपूर्ण कार्यक्रम की आभार विधि ऋणी स्वीकार करके अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर मयूरीबेन भाटिया और साथ ही कल्याण मंत्र का पाठ भी करें। ओम आवाज विद्यां हाँ। च अविद्यां च विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो उभयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। ऐसी विद्या की प्राप्ति हेतु शिक्षा नीति च संस्कृतम के इस शॉर्ट टर्म कोर्स में श्रीमाली जी द्वारा उच्चरित महर्षि व्यास की मंगल ध्वनि से प्रारंभित शॉर्ट टर्म कोर्स के चतुर्थ दिन की प्रार्थना डॉक्टर भैरवी दीक्षित के देववाणी वेदवाणी मातरम वंदामहे चिरनवीना चिरपुराणी सादरम वंदामहे द्वारा सुमधुर स्वर से की गई प्रार्थना से हमारे सभी के हृदय में स्थित संस्कृत माता का गौरवपूर्ण पूजन हुआ है। भैरवी भगिनी को हार्दम हार्दम धन्यवाद। हम श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति श्री गोपबंधु जी मिश्रा जी गुजरात की एकमात्र संस्कृत भाषा का प्रतिनिधित्व प्रस्थापन करते हुए हमारा उत्तम मार्गदर्शन आपने किया है। संस्कृत सरल मानव पूर्ण अर्थघटन इसका प्रस्तुत किया है। सिंपल एंड स्टैंडर्ड भाषा, इस भाषा के द्वय स्वरूप को स्पष्ट किया है आपने और भाषा शिक्षण के 4 स्तर श्रवणम, भाषणम, पठनम एवं लेखनम की प्रक्रिया का
उत्तम रीति से प्रस्तुतिकरण किया है। संस्कृत की शिक्षा नीति के विशाल निधि को आपने संक्षेप में अत्यंत सरलतया प्रस्तुत कर हमारा उत्तम मार्गदर्शन किया है। आपके प्रति हम हार्दम हार्दम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति श्री शिरीष कुलकर्णी जी ने हमारे सामने संस्कृत विषय में संस्कृत भाषा के लिए कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज के सार्थक अतिथि के रूप में हम हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर देवी सिंह राठवा सर से हम लाभान्वित हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए संस्कृत की लिपि की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार के उदाहरण देकर वर्तमान समय में संस्कृत के सामने कौन से क्षेत्र खुले हैं और अन्य विद्या शाखाओं के लिए संस्कृत की कौन सी अनिवार्यता है, इस बाबत पर उन्होंने बहुत ही संक्षेप में परंतु बहुत विशाल दृष्टिकोण से उन्होंने आपने मार्गदर्शन किया है। तो संस्कृत का प्रत्येक क्षेत्र में जो उपादेयता है उसे प्रस्थापित की है। आपके इस मार्गदर्शन के लिए हम आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति श्री प्रोफेसर हिमांशु पंड्या सर, आदरणीय उप कुलपति श्री डॉक्टर जगदीश भावसार सर एवं HRDC के डायरेक्टर श्री प्रोफेसर जगदीश जोशी सर के अनन्य योगदान और सहकार का हम हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं धन्यवाद स्वीकार करते हैं। श्री R पटेल महिला आर्ट कॉलेज राजकोट के श्री TL श्रीमाली जी, जिन्होंने आज संचालन कार्य का दायित्व निभाया और संस्कृत का संचालन सुचारू रूप से संपन्न किया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सभी प्रतिभागियों का भी हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इस शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में जिन्होंने सहकार दिया है, जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने प्रेरणा दी है, उन सभी का मैं हमारे डॉक्टर अतुल उनागर जी एवं डॉक्टर हेतल पंड्या जी की ओर से सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृत मातरम। अब हम कल्याण मंत्र एक साथ में प्रस्तुत करते हैं, गाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः।